brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी लाओस से है। 25 जुलाई को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लाओस की राजधानी वियंटिन पहुंचे आसियान से जुड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लेने। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मकसद था सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। 10 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो 10 देश? वो हैं सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई और म्यांमार। भारत आसियान का मेंबर तो नहीं है, मगर एक अहम सहयोगी जरूर है। इस नाते वो आसियान की मीटिंग्स में हिस्सा लेता रहता है, जबकि चीन आसियान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये तो हुई आसियान की कहानी। लाओस में जयशंकर और भी कई मीटिंग्स में शामिल होने वाले हैं। इसी क्रम में 25 जुलाई को उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। भारत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक फोकस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी गतिरोध को सुलझाने पर रहा। दोनों नेताओं ने माना कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। चीन ने भी अपने बयान में सीमा विवाद पर जोर दिया है। लिखा है, दोनों पक्ष सीमाई इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करने के लिए सहमत हुए हैं। जुलाई 2024 में जयशंकर की वांग यी से ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में मिले थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के दौरान। लाओस में जयशंकर 27 जुलाई तक रहेंगे, फिर वो सीधे टोक्यो जाएंगे, जहां 28 जुलाई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत 2024 की क्वाड लीडर्स की समिट का मेजबान है। पहले ये जनवरी में होने वाला था। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो फ्रांस से आई है। तारीख 26 जुलाई 2024, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन का दिन। उद्घाटन से कुछ घंटे पहले फ्रांस में कई जगहों पर हमले की खबर आई। हमला फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क TGV पर हुआ। इसकी वजह से कम 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक ना तो हमले का दायरा पता चला है और ना ही साजिशकर्ताओं के बारे में कोई भी जानकारी मिली है। TGV को नेशनल कंपनी फॉर फ्रेंच रेलवेज SNCF ऑपरेट करती है। SNCF ने हमले के बारे में क्या बताया? हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हो गया। कई रूट्स पर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। ये समस्या अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, जब तक कि रिपेयर का काम पूरा नहीं हो जाता। पैसेंजर्स से रेलवे स्टेशन से दूर रहने की अपील की गई है। सरकार इस पर क्या कर रही है? फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने X पर लिखा, खुफिया एजेंसियों और पुलिस मामले की जांच में लगी हैं। उन्हें इस आपराधिक गतिविधि के दोषियों को ढूंढने और सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कितनी गंभीर है ये घटना? जैसा कि हमने पहले बताया, 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है। समारोह के दौरान लगभग 7,500 एथलीट्स नाव में बैठकर सीन नदी में परेड करेंगे। आमतौर पर परेड बंद स्टेडियम्स में हुआ करती थी। पहली बार स्टेडियम से बाहर हो रही है, वो भी ऐसे समय में जब फ्रांस हाई अलर्ट पर है। आतंकी हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। ओलंपिक की सिक्योरिटी के लिए 75,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी शिन बेत को पेरिस भेजा है। वे इजरायली एथलीट्स की सुरक्षा करेंगे। फ्रांस की सरकार ने ओलंपिक में चाक चौबंद सुरक्षा का वादा किया है, उसके लिए तैयारी भी की है, मगर रेल नेटवर्क पर हमले के बाद तैयारियों पर सवाल जरूर उठेंगे। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो अमेरिका से आई है। 2 अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। पहला अपडेट कमला हैरिस से जुड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव के टिकट के लिए कमला हैरिस का दावा और मजबूत हो गया है। 25 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनके समर्थन में बात कही। आप पहले वो वीडियो देखिए। Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट हासिल करने की कोशिश में लगी हैं। अंतिम फैसला अगस्त 2024 में पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में होगा। चूंकि जो बाइडेन की जगह वो रेस में आई, इसलिए उनके पास डेडिकेटेड डेलीगेट्स नहीं हैं। बाइडेन के डेलीगेट्स अपने विवेक से वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि जैसे जैसे पार्टी के दिग्गज नेता कमला को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके जीतने की संभावना बढ़ गई है। ओबामा से पहले बिल और हिलेरी क्लिंटन, नैन्सी पेलोसी, गैविन न्यूसॉम जैसे नेता कमला को समर्थन दे चुके हैं। मान लीजिए कमला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन गई, फिर क्या होगा? उनका सामना रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा। वोटिंग 5 नवंबर को होनी है
और अभी क्या स्थिति है? कमला ट्रंप के मुकाबले आगे चल रही हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स और इप्सोस के पोल के मुताबिक 44% वोटर्स कमला के समर्थन में हैं। वहीं ट्रंप 42% पर सिमट गए हैं। जिस समय बाइडेन ने रेस छोड़ी उस वक्त वो ट्रंप के मुकाबले पीछे चल रहे थे। अब दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। 25 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात की। इसमें गाजा जंग का मुद्दा छाया रहा। बाइडेन और कमला दोनों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव मानने और बंधकों को छुड़ाने के लिए डील करने पर जोर दिया। कमला ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बोली, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि डील पूरी करने का समय आ चुका है। There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. So to everyone who has been calling for a ceasefire, and to everyone who yearns for peace, I see you and I hear you. कमला ने यह भी कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मगर वो कैसे करता है वो मैटर करता है। From when I was a young girl collecting funds to plant trees for Israel, to my time in the United States Senate and now at the White House, I have had an unwavering commitment to the existence of the State of Israel, to its security, and to the people of Israel. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. कमला हैरिस ने माना कि गाजा में मानवीय संकट चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी इजराइल की है। उन्होंने साफ किया कि इजराइल को गाजा छोड़कर निकलना होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही शांति का इकलौता उपाय है। इस बयान पर नेतन्याहू ने पब्लिकली तो कुछ नहीं कहा, हालांकि वो बहुत खुश नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को इतने सख्त कमेंट की उम्मीद नहीं थी। उनका इरादा संघर्ष विराम प्रस्ताव के बाद जंग दोबारा शुरू करने का है। उन्होंने इजराइल की आलोचना के लिए भी नाराजगी जताई। 26 जुलाई को नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं।